हेलो एंड वेलकम टू द स्कूल ऑफ इन्वेट। मैं हूं अभिनंदन और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप लोगों को बहुत ही सिस्टमेटिकली यूज़ किया जा रहा है टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स मार्केट बाय द इन्फ्लुएंसर्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स लर्न समथिंग ग्रेट। तो पहले हमें समझना है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है हमारे माइंड में, क्या एक्चुअली में वो डिफरेंस है या भी नहीं। फिर जानेंगे कि लिक्विडिटी एक्चुअली में है क्या, एंड उसके बारे में जो मिसकॉन्सेप्शंस पूरे मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के बीच में फैला हुआ है उसे भी ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इन्फ्लुएंसर्स कैसे आपको गलत तरीके से समझा के आपको लिक्विडिटी बनाते हैं मार्केट में। फिर कैसे जेन स्ट्रीट एक केस स्टडी जो है वो 36,000 करोड़ रुपीस का जो फ्रॉड हुआ है, कैसे आप जो लिक्विडिटी बन के घूम रहे हो मार्केट में उसका कैसे इन्होंने फ़ायदा उठाया वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। फिर कैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एक्चुअली होता है, उसका सिस्टम क्या है उससे भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग ये वर्ड आया है ट्रेड से। ट्रेड मतलब बाई सेल, मतलब आपने कुछ खरीदा तो किसी ने बेचा, तो ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तब उसे कहते हैं ट्रेड। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में कोई अंतर नहीं है। ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब क्या, आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, सपोज उसका दाम है 100 रुपया, आप उस पैसे को एक बजट बनाए पहले, तो ये मनी आप उस चीज़ के लिए एलोकेट करोगे। जब आप दुकानदार के पास जाके पैसा देते हो, सामान लेते हो, तब आपने क्या किया, ट्रेड किया, तो उस प्रोसेस को ट्रेड कहते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम हुआ इसे क्या कहते हैं, इन्वेस्ट। मतलब आपने इन्वेस्ट किया, यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी, बट जो एग्जीक्यूशन आपने किया उस दुकानदार के साथ उसे कहते हैं ट्रेडिंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ट्रेडर बनना चाहते हो कि इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आप में से 90% ऑफ द व्यूअर्स बोलेंगे कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके मन में ख्याल है कि ट्रेडिंग में खूब पैसा बनता है लेकिन इन्वेस्टिंग में कम पैसा बनता है। ट्रेडिंग में झट से पैसा बनता है और इन्वेस्टिंग में सालों साल लग जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपको झट से पैसे बनाने की इतनी जरूरत पड़ गई? एंड द मेन रीजन इज यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ ऑल द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल। अच्छी लाइफस्टाइल तो चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर एक चाहिए लग्जूरियस लाइफस्टाइल। तो आप में से किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर से तो देखा होगा कि उनका लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़िया है, जैसे एक लग्जूरियस गाड़ी है, एक लग्जूरियस घर है। मतलब एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल ने आपको इन्फ्लुएंस किया है कि आप प्रोफेशन को फॉलो करें। एंड आप लोगों ने उनका जो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भी देखा होगा, जिससे आपके माइंड में ये धीरे धीरे बैठ गया कि अगर मुझे एक ऐसी लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए तो सबसे आसान और सबसे जल्दी जो तरीका है वो है ट्रेडिंग। एक नॉर्मल सैलरी पर्सन अगर 50,000 रुपए मंथली इनकम उसका अर्निंग्स है, 50,000 रुपए उसका सैलरी है, तो उसके लिए एक लग्जूरियस गाड़ी और घर लेना एक अनअचीवेबल ड्रीम बन जाता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा उपाय मिल जाए जो आप 20 से 30 साल की उम्र में या 30 से 40 साल की उम्र में ये सब कुछ हासिल कर पाए बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, तो आप क्यों नहीं इस प्रोफेशन में जाना चाहेंगे। फिर आपका दिमाग, आपका जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे आप बिजनेस करें या फिर आप सैलरी से आपका घर चलता हो, उसको आप धीरे धीरे कम इंपॉर्टेंस देना चालू करेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे इसमें आपका इंटरेस्ट जाग रहा है और इसको आप सीखने की कोशिश करेंगे। फिर आपको ऐसा लगना चालू होगा कि अगर इस सिस्टम का मैं एक क्रैक निकाल लूं तो मेरा लाइफ सेटल है, मेरे को इतना मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठे घर में इनकम आता रहेगा। क्योंकि ट्रेडिंग को आपने ऐसा होते हुए देखा है कि एक कंप्यूटर चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एंड कुछ पैसे चाहिए बैंक बैलेंस में, उससे ही आपका अर्निंग्स आप स्टार्ट कर सकते। एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू फॉल इनटू द ट्रैप लाइक द अदर 90% ग्रुप ऑफ पीपल लाइक यू who are continuously trying to beat the market and losing all their hard earned money. I am pretty sure कि आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग वर्ड से दूर ही रहते हो। आप लोग सब ट्रेडिंग ही प्रेफर करते हो। क्यों? इन्वेस्टिंग इज अबाउट अ वेरी लॉन्ग टर्म, बट दैट्स नॉट ट्रू। इन्वेस्टिंग का दो तरीका होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। आप लोग शॉर्ट टर्म ही कर रहे हो, उसको ही ट्रेडिंग आप लोग बोलते आ रहे हो अभी तक। एक्चुअली यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द शॉर्ट टर्म। और एक होता है लॉन्ग टर्म, जिसमें वेल्थ बिल्ड होता है। शॉर्ट टर्म में ज्यादा मुनाफा की ओर देखा जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो यहीं पे आप लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में पहला गलत कदम रख देते हो। स्टॉक मार्केट का जो मेन मकसद है वो है आपका जो सेविंग्स अकाउंट में जितना पैसा है उसको आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे
ज्यादा इंटरेस्ट आपको कमाना है। जैसे फिक्स डिपॉजिट में सपोज आपको 6.5 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करोगे तो आप उस 7% से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट कमा सको, उसके लिए स्टॉक मार्केट बना है। लेकिन ट्रैप क्या है इसमें? जो ट्रैप है वो क्या है कि आप इस चीज को पूरी तरह से सीख के इसको ही अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, ना कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो ग्रो करना है। आपको वो तो नहीं करना, आपको करना है, आपको ज्यादा मुनाफा लेना है स्टॉक मार्केट से, विच इज टोटली रॉन्ग। अब हमें जानना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिक्विडिटी। इसे अगर हम नहीं समझे, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा उसे समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है, एंड अगर मैं सही भी समझाऊंगा तो आपको गलत लगेगा। तो लिक्विडिटी को समझना बहुत ही जरूरी है। लिक्विडिटी का सीधा सीधा जो मतलब है वो होता है एफिशिएंसी। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एक बायर एक शेयर को खरीदना चाहता है 100 रुपए में। अभी प्राइस का सपोज ग्राफ इधर है, ऐसा है, लेकिन अगर एक सेलर उसको बेचना चाहता है 110 रुपए में, ठीक है, तो अगर बीच में कोई कम दाम में कोई सेलर अगर मौजूद नहीं है, सपोज 101 में कोई सेलर मौजूद नहीं है, तो ये प्राइस झट से जंप होके 110 में चला जाए। मतलब कि सपोज प्राइस 100 में चल रहा है, एक बायर को अभी अभी खरीदना है, वो शेयर बायर को अभी के अभी खरीदना है। सपोज वो एक शेयर भी हो सकता है, लेकिन मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर सपोज मौजूद है जिसको 110 रुपए में उसको बेचना है। तो प्राइस अभी 100 रुपए में चल रहा था, तो वो झट से जंप होके 110 में चला जाएगा। लेकिन अगर बीच में एक 101 रुपए वाला एक सेलर आ गया, तो ये जो प्राइस है इधर 100 में चल रहा था, वो थोड़ा सा ही इधर 101 में आए। अगर लिक्विडिटी मार्केट में बहुत कम हुआ तो एक छोटा छोटा ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट ला सकता है। वो कोई भी हो सकता है, वो रिटेल ट्रेडर हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है। एक छोटा छोटा ट्रांजैक्शन के लिए इतना बड़ा बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन सपोज एक मार्केट ऐसा चल रहा है, अभी 100 रुपए में चल रहा है, आपको वो चीज सपोज वो शेयर आपको खरीदना है 100 रुपए में, लेकिन अगर कोई सेलर 100 रुपए में उसको बेचेगा ही नहीं, तो आप उसको खरीदोगे कैसे? अगर सपोज सेलर 110 में बेचना चाहता है तो आपको 110 रुपए में खरीदना पड़ेगा। लेकिन बीच में अगर बहुत सारे सेलर आ गए जो आपको 101 रुपए में देने को तैयार है, जो आपको 102 में देने को तैयार है, तो आप नेसेसरीली वो 101 ही प्रेफर करोगे। तो अगर बीच में ऐसे सेलर अगर आ जाए तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा उस शेयर को कम दाम में खरीदना। तो जिनसे आपने 101 में खरीदा या फिर जो भी 102 में बेचने के लिए रेडी था, वो लोग आपके लिए क्या बन गए? लिक्विडिटी बन गए। और जो 101 में बेचना चाह रहा था, आप उनके लिए लिक्विडिटी बन गए। मतलब बायर सेलर के लिए लिक्विडिटी होता है और सेलर बायर के लिए लिक्विडिटी होता है, अगर वो बहुत ही क्लोज प्राइस में ट्रांजेक्ट करने के लिए एग्री हो जाते हैं। आई होप आपने लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि इसको नहीं समझा तो आप ही लिक्विडिटी हो मार्केट में, इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और एक जो फायदा है लिक्विडिटी ज्यादा होने का, वो है लेस इम्पैक्ट कॉस्ट। अब ये इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है? सपोज आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं 99 में, लेकिन एक सेलर है जो उसको बेचना चाहता है 100 रुपए में, तो इसके बीच में जो ये 1 रुपीज का गैप है, इसको फिलअप करने के लिए बायर को 50 पैसे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और सेलर को भी 50 पैसे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो बायर के लिए 50 पैसे हुआ इम्पैक्ट कॉस्ट और सेलर के लिए भी 50 पैसे का इम्पैक्ट कॉस्ट हुआ। तो ये डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट होगा। सपोज पहले वाले एग्जाम्पल में अगर बायर खरीदना चाहता है 100 रुपए में, लेकिन सेलर बेचना चाहता है 110 रुपए में, तो बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 10 रुपए। तो बायर को 5 रुपए का कॉस्ट लगेगा और सेलर को भी 5 रुपए का कॉस्ट लगेगा। तो ये होता है इम्पैक्ट कॉस्ट। जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉस्ट होगा आपका एक बाय और सेल ट्रांजेक्शन करने के लिए, जिसमें दोनों का ही नुकसान है। अब हम समझेंगे कि इंडेक्स और उसके ही ऑप्शन में कितना बड़ा डिफरेंस बन जाता है। ये डिफरेंस समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि
क्योंकि एक होता है एप्रिसिएटिंग एसेट, एक डेप्रिसिएटिंग एसेट होता है। ये जो एप्रिसिएटिंग एसेट है ये है निफ्टी 50, मतलब ये इनके अंदर जो 50 स्टॉक्स है ये होता है एप्रिसिएटिंग एसेट। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है निफ्टी का ही कॉल ऑप्शन, ये है पुट ऑप्शन। आप देखिएगा कॉल ऑप्शन का जो ओपनिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है। सिमिलरली पुट ऑप्शन में जो ओपनिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है। ये ऑप्शन सेम ही है, एटीएम प्राइस में है, सेम ही है और सेम डेट में ये चार्ट का स्क्रीनशॉट है। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में जरूर आएगा कि अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो ये दोनों ऑप्शन क्यों घट रहे हैं। यहाँ पे ही आ जाता है डेप्रिसिएशन का जो है थ्योरी, जिसको आप ऑप्शंस में बोलते हैं थीटा। क्यों मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, आप में से मैक्सिमम व्यूअर्स जो है शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो है ऑप्शंस में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में। वो भी आप जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में जो ट्रेड लेते हैं उनमें आप बाइंग करते हैं। इसीलिए मैंने ऑप्शन चार्ट्स को सही समझा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज एक ऑप्शन है वीकली, एक होता है मंथली, ईयरली भी होता है। एक वीकली ऑप्शन एक हफ्ते में ही उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मंथली ऑप्शन एक महीने के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब जो एक हफ्ते पहले 200 रुपए में चल रहा था वो एक हफ्ते के बाद 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 200 को 5 से डिवाइड करूं, 40 आता है। मतलब हर एक दिन इसको 40 रुपए से घटना है। बीच में ये बढ़ सकता है, जैसे इधर आपको दिख रहा है कॉल ऑप्शन में। सपोज ये बढ़ के नेक्स्ट दिन ये बढ़ के 400 रुपया हो गया और आपके पास अभी भी 4 दिन है एक्सपायर होने में। तो अब इसका थीटा बढ़ जाएगा। कैसे? 400 को 4 दिन में 0 होना है, तो हर दिन इसको 100 रुपए घटना पड़ेगा। क्यों घटना पड़ेगा? क्योंकि एट द एंड उसको उसके इंट्रिंसिक वैल्यू में आना है। सपोज कीजिए 25,000 अभी निफ्टी चल रहा है, लेकिन आपने बाई किया है 24,900 का कॉल ऑप्शन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 100 रुपए का डिफरेंस है। तो जब ये एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा और ये 24,900 का कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अगर इन द मनी है, तो इसका जो वैल्यू है वो 100 रुपए आकर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में चल रहा है 25,000, लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो है 24,900 का। मतलब अभी भी इसका 100 रुपए वैल्यू है, उससे ये नहीं घटेगा। तो आपने अगर एक हफ्ते पहले इसको 600 रुपए में खरीदा तो इसको घट के आना है 100 रुपए में। तो बीच का कितना डिफरेंस हुआ? 500 रुपए। ये 500 रुपए को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ट्रेडिंग डेज 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 100 रुपए। तो 5 दिन में इसको 100 रुपए करके घटना ही है। तो ये होता है थीटा। थीटा इज टोटली सिमिलर टू डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो डेप्रिसिएशन होता है जिसमें वैल्यू 0 हो जाता है, ये थीटा भी बिल्कुल वैसा ही है। फिर उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाता है, जैसे एक कार को आपने बेचा, उसका डेप्रिसिएशन लग लग के वैल्यू एकदम नील जैसा हो गया है। अब अगर आप उस कार के जो लोहे के पार्ट्स है अगर उसको बेचोगे तो कुछ तो वैल्यू मिलेगा, उससे ही कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सो निफ्टी कभी बंद नहीं होगा, निफ्टी तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी को दर्शाता है। तो इसको तो चलना ही है, इसको तो आगे बढ़ना ही होगा। ये घटेगा कब? सपोज आपके देश में हमला हो गया, पड़ोसी देश ने आपके देश के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया। अब अगर आप ही नहीं रहोगे, आप ही नहीं बचोगे, तो स्टॉक मार्केट का क्या होगा? स्टॉक मार्केट में जो पैसा है उसका भी क्या? आपका इकोनॉमी ही खत्म हो जाएगा, व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये माइनस में नहीं जाएगा। तो हमने सीखा कि डिप्रिसिएटिंग एसेट को हमें खरीदना ही नहीं, उसको बेचना है, जितना जल्दी हो सके बेचना है। लेकिन एप्रिसिएटिंग एसेट्स जो होता है उससे हमें खरीदना है। वो जैसे शॉर्ट टर्म में थोड़ा डाउनफॉल होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, अगर सपोज इधर खरीदा है आपने निफ्टी, लेकिन इधर जाके वो गिरा, वो तो शॉर्ट टर्म में गिरा। लेकिन एट दी एंड लॉन्ग टर्म अगर जिसने पकड़ा है, पकड़ के रखा उसको, उसका तो भागेगा, एट दी एंड उसका मुनाफा ही होगा। सपोज कीजिए आपके पास 25 लाख रुपए है, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक आप एक फ्लैट खरीद सकते हैं, एक आप कार खरीद सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप में से बहुत सारे लोग फ्लैट की ओर जाएंगे, कुछ कार की ओर जाएंगे। अब आप देखिए, सपोज एक फ्लैट आप बेचने जाएंगे
एक साल बाद अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो कम से कम आप 5 लाख रुपए मुनाफा लेके ही बेचेंगे। लेकिन अगर आप एक कार बेचने जाएंगे, आपको उस कार को 25 लाख रुपए से नीचे ही बेचना पड़ेगा। सपोज 20 लाख रुपए में आपने बेचा, अगर आप उसको नया नया एक महीने के बाद भी अगर आप उसे बेचने गए, तब भी कोई 25 लाख रुपए देगा ही नहीं, वो आपको 20 लाख रुपए देगा। क्यों? क्योंकि कार एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, आपने उसको चलाया है, उसमें वेयर एंड टियर हुआ है, तो उसका आपको कम दाम ही मिलेगा, क्योंकि उसमें सेकेंड हैंड का एक टैग बैठ जाता है। लेकिन बिल्डिंग, गोल्ड, लैंड, ये सब एप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं, तो जब आप इसको बेचने जाओगे, जितने में खरीदा उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। तो यही दूसरा जो गलती है आप रिटेल ट्रेडर्स करते हो कि आप डेप्रिसिएटिंग एसेट्स बाय करते हो, ना कि एप्रिसिएटिंग एसेट्स। अगर आपने निफ्टी का जो ईटीएफ्स होता है, मतलब 20 निफ्टी 50 20 जैसे होता है, वो जो निफ्टी को रिफ्लेक्ट करता है, आपने जितना पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में खोया है, अगर आप कहीं भी इधर भी अगर बाई करते, इधर भी, इधर भी हो सकता है आप अगर बाई करते, तो वो मुनाफे की ओर ही जाता। अगर आप अभी भी आप बाई करोगे तो वो मुनाफे की ओर ही बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में वो लॉस देगा, लेकिन एट द एंड उसको प्रॉफिट ही देना है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स इंडियन इकोनॉमी ऐसे तो नहीं बैठता, उसको बढ़ना ही है। अब इधर आप देखिए कि एक ही ऑप्शन 7 जुलाई 2026 23,950 कॉल ऑप्शन, इधर मैंने बाई किया है, इधर मैंने सेल किया है। दोनों का जो डिफरेंस है विन रेट्स में, मतलब कितने चांसेस है कि आप प्रॉफिट लेके ही घर घुसोगे, वो आप देख सकते हो। इधर है 32% और इधर है 67%। दैट मीन्स इट प्रूव्स दैट अगर आप एक डिप्रिसिएटिंग एसेट को बाई करोगे तो आपको आपका पैसा खोने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। लेकिन एक डिप्रिसिएटिंग एसेट को आप जितना जल्दी सेल करोगे, उतना ही आपका प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, इसका नाम है ऑप्स्ट्रा। यहाँ पे जाके आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दे के उसका जो विन रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हो, कितना कैपिटल लगेगा, बहुत सारे मेट्रिक्स है, वो आप यहाँ पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इस डेटा पे विश्वास नहीं है तो आप ऑप्स्ट्रा पे जाके एक स्ट्रेटेजी इनपुट करके उसको कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, विच विल बी टू मच हेल्पफुल फॉर यू। अब इसको फेमस बनाया किसने? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में जितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एग्जैजरेटेड तरीके से दिखाते हैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, जो भी कह लो, उनके वजह से ये सब फेमस हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग उनको ही देखकर सीखे होंगे और इस फील्ड में कदम रखा होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कैसे पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम है कि वो क्या पढ़ाते हैं। सपोज एक इन्फ्लुएंसर बाइंग को खाली प्रमोट किया, तो उनका जो ऑडियंस है वो ऑप्शन बाइंग ही करेगा। अगर उसने सेलिंग प्रमोट किया तो वो सेलिंग ही करेगा, उसका ऑडियंस उससे जो सीखेगा वही करेगा ना। अगर उसने क्रिप्टो, बिटकॉइंस, फॉरेक्स ये सब प्रमोट किया तो उसका ऑडियंस का भरोसा उन सब एसेट्स में जागेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो है गलत चीजों को प्रमोट किया है। सपोज इंडियन मार्केट आप देख लीजिए, यहाँ पे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यहाँ पे एक रेगुलेटर है सेबी जो सब कुछ देख रेख करता है, फिर भी जेम्स फ्रीड जैसा एक केस हो जाता है तो जिसमें रेगुलेटर्स है ही नहीं, जैसे बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज, यहाँ पे जैसे रेगुलेटर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे फ्रॉड करना, मैनिपुलेशन करना कितना ज्यादा इजी होगा। तो आप अगर इन चीजों में ट्रेड लेते हो तो आप कितना रिस्कियर काम कर रहे हो, जरा इमेजिन कीजिएगा। ये लोग क्या करते हैं, चीजों को बहुत ही इजी तरीके से दिखाते हैं, जैसे ये चीज बहुत ही आसान है, कोई भी यहाँ आके बाई और सेल का बटन दबा के पैसा इजीली कमा सकता है। तो प्रॉब्लम यहाँ है, सबको आसान तरीका चाहिए पैसे कमाने का, लेकिन किसी को मेहनत नहीं करना। तो इस आदत की वजह से बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। अगर इजीली पैसा बनता है तो कौन नहीं आना चाहेगा। एंड इससे क्या होता है, इतने सारे रिटेल ट्रेडर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है, उनको भी पैसा कमाना है जल्दी और बहुत ज्यादा। तो इतने सारे रिटेल ट्रेडर्स क्योंकि आ जाते हैं, वो मार्केट के लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। जैसे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो कम दाम में ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए वो लिक्विडिटी बन जाते हैं। अब जिसको ऑप्शन बहुत ज्यादा बाई करना होता है तो सेलर्स उनके लिए लिक्विडिटी हो जाता है। तो क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लव टू बाई ऑप्शंस, तो जो ऑप्शन सेलर्स है उनके लिए आप लिक्विडिटी बन जाते हो। क्योंकि भीड़ कहाँ जा रही है,
ऑप्शन बाई करने के लिए। तो ये जो 10% लोग हैं जो साल में प्रॉफिट लाते हैं, अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में रखते हैं, उनके लिए आप लिक्विडिटी बन जाते हो। वो लोग सेलिंग करते हैं क्योंकि भीड़ जा रही है किधर, बाइंग करने के लिए। तो ये आपको लिक्विडिटी बना के बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स जो भी आप कह लो, उनके लिए आपको लिक्विडिटी बनाने का काम करते हैं। अब हमें समझना है कि जेन स्ट्रीट का जो फ्रॉड हुआ था, 36,000 करोड़ रुपीस का जो फ्रॉड हुआ था, वो कैसे हुआ था, कैसे आप लोगों को लिक्विडिटी बना के यूज किया गया। आप सब लोग जानते ही होंगे कि बैंक निफ्टी में जो टॉप 4 वेटेज वाला जो स्टॉक्स है वो है HDFC, ICICI, SBI और एक्सिस बैंक। तो उन्होंने यह दिमाग लगाया कि अगर इन 4 स्टॉक को बहुत ही मात्रा में खरीदा जाए तो पूरा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर इनको भारी मात्रा में बेचा जाए तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले पुट ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन बनाया, किसमें, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है। फिर कॉल ऑप्शन बाइंग का पोजीशन बनाया, मतलब क्या, बाई साइड का इन्होंने पोजीशन बनाया, जिसमें अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा उसमें इन दोनों में मुनाफा होगा। फिर इन्होंने क्या किया, ये पोजीशन बना के उन्होंने ये चारों जो स्टॉक्स हैं इनको खरीदना चालू किया, वो भी भारी मात्रा में, जिससे पूरा बैंक निफ्टी ऊपर गया। एंड उसमें क्या हुआ, इन्होंने जो पुट ऑप्शन सेल किया था उसका प्रीमियम इन्होंने खा लिया, और जो कॉल ऑप्शन था उसको उन्होंने हायर प्रीमियम में बेच दिया, जिसमें इन दोनों में ही इनको प्रॉफिट हो गया। अब क्या हुआ, कुछ महीने बाद इन्होंने ये चारों स्टॉक भारी मात्रा में बेचना चालू किया, जिससे क्या हुआ, इनका पुट ऑप्शन में भी प्रॉफिट हुआ, कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट हुआ। ये जो पोजीशन इन्होंने सेल साइड का पहले से बना के रखा था, इधर पहले प्रॉफिट इन्होंने बुक कर लिया, फिर बेचने से पहले इन्होंने पुट ऑप्शन बाई किया, फिर कॉल ऑप्शन को सेल किया। मतलब सेलिंग स्ट्रेटेजी कि मार्केट नीचे जाएगा तो ही इन दोनों ऑप्शन में प्रॉफिट आएगा। तो पुट ऑप्शन, जब मार्केट नीचे गया तो पुट ऑप्शन जो बाई करके रखा था उसमें भी प्रॉफिट हुआ, प्रीमियम का प्रॉफिट हुआ। ये जो कॉल ऑप्शन जो सेल करके रखा था उसमें प्रीमियम इन्होंने खा लिया। तो ये दोनों पोजीशन बनाने के बाद वो चारों स्टॉक इन्होंने भारी मात्रा में बेचने लगे। उससे क्या हुआ, बैंक निफ्टी पूरा तेजी से नीचे जाने लगा, और इन दोनों ऑप्शंस में इन लोगों ने भारी मुनाफा कमाया। अब आप सोचो, इतना ज्यादा सेलिंग ये लोग कैसे कर पाए। बाइंग तो ये इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा जो भीड़ है रिटेल ट्रेडर्स का, वो लोग बाइंग ही करते हैं। तो आप भी बाइंग करोगे तो ऐसा तो लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर पूरा भीड़, रिटेल ट्रेडर्स का भीड़ अगर बाई करेगा तो आपको उसका जो अपोजिट है सेलिंग करना पड़ेगा। तो इन्होंने भारी मात्रा में सेलिंग किया, और सेलिंग करने की वजह से इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रीमियम खा लिया। मतलब थीटा डीके की वजह से जो प्रीमियम आपका कम होता रहता है, इन्होंने वो खा लिया प्रीमियम। बट वो सेलिंग करने का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा, वो तो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में किया इन्होंने सेलिंग। वो वॉल्यूम इनको मिला कहां से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स, करोड़ों में रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस बाइंग करते हैं, एंड दे लूज ऑल देयर मनी। ये नहीं कि वो 1-2 लॉट में खरीदारी करते हैं, वो तो 25, 60, 70 लॉट में खरीदारी करते हैं। तो सबका लॉस गया, तो समझो कितना ज्यादा वॉल्यूम इनको मिला है आप लोगों की वजह से। तो ये है पूरा जेन स्ट्रीट का मामला, कैसे आपको लिक्विडिटी बना के इतना हाई वॉल्यूम में इतना सारा करोड़ों का ट्रांजैक्शन इन लोगों ने किया है। 36,000 रुपीज तो इनका खाली नेट प्रॉफिट है, तो रेवेन्यू कितना का होगा आप सोच लो। तो ये समझना बहुत ही जरूरी था, जिससे आप शायद लिक्विडिटी बनने से थोड़ा बचे। अब एक कॉन्सेप्ट है आपको सिखाया गया होगा, जिसका नाम है रीड लिक्विडिटी, जो कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट असल में है ही नहीं। इतना देर हम लोगों ने सीखा कि लिक्विडिटी क्या है, कैसे हम लोगों को ही लिक्विडिटी बनाया जाता है। तो आप ही बोलिए कि रीड लिक्विडिटी जैसा अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो आप उसको चार्ट में कैसे पढ़ोगे, अगर आप खुद ही लिक्विडिटी हो। यू कैन नॉट रीड योर सेल्फ इन द चार्ट्स, एंड इट इज द ट्रूथ। हाउ विल यू रीड योर सेल्फ इन द चार्ट्स? कैन यू रीड योर बिहेवियर इन द चार्ट? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर टू थिंक। आपको सिखाया जाता है कि अगर आप चार्ट में लिक्विडिटी रीड करना सीख गए तो आपने वो नुस्खा, वो जो पैसा जल्दी जल्दी और ज्यादा अमाउंट में कमाने का जो नुस्खा, वो आपको मिल गया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं रीड लिक्विडिटी का। उसके बाद आता है 70%
विन रेट। 70% विन रेट एक्चुअली में एक बहुत ही अनइमेजिनेबल नंबर है। जैसे आप बोलोगे शायद वो जो विन रेट मैंने आपको दिखाया 67% का एक कॉल ऑप्शन सेल करके, वो तो 70% विन रेट के आसपास है, तो ये अनइमेजिनेबल कैसे हो गया। एक्चुअली में वो 65% मेंटेन नहीं रहता है। 70% जो विन रेट है ना कि ये एक दिन का है, ये पूरे एक साल का है। 70% विन रेट यू हैव टू मेंटेन फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर दैट सिंगल डे। वो जो 65% विन रेट है वो तो उस सिंगल डे का दिखा रहा था। हो भी तो सकता है कि मार्केट में एक बड़ा अपसाइड मूव आ जाए एंड आपने जो सेल किया था वो लॉस में चला जाए। इसलिए सेलिंग दूर दूर वाले ओटीएम ऑप्शंस में किया जाता है, ताकि मार्केट में अगर बड़ा मूव आ भी जाए तो आप सेफ रहोगे सेलिंग करके। क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स बाई करते हैं कॉल ऑप्शन को, तो उनके लिए 70% विन रेट पहुंचना एक डे ड्रीम जैसा हो जाता है, दिन में सपने देखना जैसा हो जाता है। उनके लिए 70% विन रेट तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सपोज कीजिए अगर आपका एक दिन का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाई किया था उसका अगर विन रेट 37% है, 32-37% जो भी है, अगर वो एक दिन का है तो सालाना मेरा 70% कैसे मेंटेन होगा। इसका गारंटी क्या है कि मैं 70% चांसेस है कि मैं जीतूंगा मैन्युअली। सो दिस बिकम्स एन अनइमेजिनेबल नंबर। फिर आता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपने जब पहली बार इस फील्ड में कदम रखा होगा तो आपने ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड सुना ही होगा, ये बेसिक चीज है। तो एक्चुअली में ऐसा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होता ही नहीं। एक्चुअली में रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो आपके ट्रेडिंग का जो बजट है उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। मतलब आपका ट्रेडिंग बजट जैसा होगा वैसा ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, ना कि ऐसा कुछ है कि जो भी ट्रेडिंग बजट हो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड वो मिनिमम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सपोज कीजिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है। सपोज आपका मंथली बजट है 5000 रुपीज। आपने सोचा उसका 50% लेके मैं ट्रेड करूंगा और बाकी 50% मैं कैपिटल स्टोर में रखूंगा। तो पहले दिन आपने ट्रेड लिया, 2500 रुपए का आपने ट्रेड लिया और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2%। सपोज कीजिए आपने पहले दिन वो ट्रेड लूजिंग साइड किया, उस दिन का लॉस होगा पूरा 2500 रुपए, जितना आपने कैपिटल लगा था, जो कि है 50% ऑफ योर 5000 रुपीज। अब आपने सोचा कि बाकी का जो 50% का जो मेरा बजट है मैंने बचा के रखा था उसको मैं सेकंड दिन ट्रेड लूंगा। आप सपोज कीजिए सेकंड दिन भी अगर आपका लॉस हो गया, ऐसा तो कोई भी गारंटी नहीं है और कोई गारंटी देगा भी नहीं कि आपका वो सेकंड दिन प्रॉफिट होगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपका वो लॉस हो गया, मैक्सिमम चांसेस लॉसेस की ओर ही रहता है। सपोज कीजिए सेकंड दिन आपका लॉस हो गया इसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, तो फिर से आपका 50% का जो कैपिटल है 2500 रुपए वो सेकंड दिन में ही खत्म हो गया। मतलब 2 दिन में आपका पूरा ट्रेडिंग कैपिटल लॉस हो गया, जिससे क्योंकि ये आपका पर्सनल मनी है एंड आपका पूरा विश्वास था उस ट्रेड में कि आपका प्रॉफिट ही होगा, आपको ये एक गहरा इमोशनल डैमेज पहुंचेगा, जिसके वजह से आप इस पूरे 5000 रुपए को रिकवर करने के लिए आप रिवेंज ट्रेड लोगे। कितने अमाउंट का? वो तीसरे दिन में आप पूरे 5000 फिर से अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में लाके उस पूरे 5000 का डबल करने के लिए लाओ, जिससे आपका पूरा कैपिटल मैनेजमेंट बिगड़ गया। आपको उस महीने ट्रेड नहीं लेना था क्योंकि आपका महीने का बजट था 5000 रुपए, लेकिन क्योंकि आपका इमोशनल डैमेज हो गया, पूरा 5000 रुपए चला गया, उस पूरे 5000 को रिकवर करने के लिए आपने तीसरे दिन फिर से पूरे 5000 रुपए लगा दिए। क्योंकि 5000 का अगर डबल हो जाए तो पहले वाला 5000 फिर से रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रेड आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, डे 3 आपका लॉस हो गया इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, तो ये 1 मतलब जितना आपने कैपिटल लगाया है वो 5000 पूरा लॉस हो जाएगा। आपका मंथली लॉस कितना हो गया? आपका मंथली लॉस 5000 की जगह डबल होके 10,000 हो गया। 5000 प्लस 5000 10,000। अब आपको ये ट्रैप करने में सफल क्यों होते हैं? पहला जो रीजन है लेस नॉलेज। पहला जो रीजन है वो है लेस नॉलेज। आप में जितने सारे लोग अभी देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का इस फील्ड में कोई फॉर्मल एजुकेशन है ही नहीं, जिसके वजह से आप रियलिटी से भटक जाते हैं। आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई पहुंच जाता है। आपको जो दिखाया जाता है आप उस पर अंधा विश्वास करने लग जाते हो। जैसे
अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को विश्वास करते हो और उसने आपको कहा कि लिक्विडिटी स्वीप और रीड लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आपने मास्टर कर लिया तो आप मार्केट को डोमिनेट करोगे। ये जो फॉल्स एश्योरेंस उन्होंने आपको दिया, आप क्या करोगे, उसको बहुत ही इजीली विश्वास करने लगोगे, जिसके वजह से आप अपना काम धाम छोड़ के इन दोनों चीजों को मास्टर करने जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये घूम रहा है कि अगर इन दोनों चीजों को मैंने मास्टर कर लिया तो मैं बहुत ही इजीली पैसा कमा पाऊंगा और मुझे इस स्ट्रेस भरे लाइफस्टाइल से छुटकारा मिल जाएगा। एंड दैट इज वाई आप बहुत ही इरेशनल एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हो। मुझे बहुत ही ज्यादा मुनाफा, मतलब सपोज आपको एक ट्रेड में 1% का प्रॉफिट होना था, लेकिन आप जो है उसका 100% या 200% का प्रॉफिट देखना चालू कर देते हो, एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हो, जिसके वजह से आपको लॉस भी होता है एंड आप एक सेल्फ लिक्विडिटी बन जाते हो दूसरे प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए। अब हमें समझना है कि ट्रेडिंग बजट एक्चुअली में कैसे बनाया जाता है। ट्रेडिंग बजट बनाने का जो पहला नियम है वो है आपके पास एक मंथली इनकम होना चाहिए। उसमें से सपोज कीजिए आपके पास 50,000 रुपीज का मंथली इनकम आता है एंड ये आता रहना चाहिए। उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज अगर आप खो भी दे तो आपका रात का नींद नहीं उड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए मेरा मंथली इनकम 50,000 है, अगर मैं उसमें से 3,000 रुपए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए लगा भी दूं और वो पूरे 3,000 रुपए अगर मेरे खो भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जनरल एजम्पशन लेके ट्रेडिंग बजट बनाया जाता है कि जितना आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में लगाओगे, बिकॉज आपके पास उतना एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, तो वो पूरा जो कैपिटल आपने यूज किया है वो पूरा खोने का चांसेस 100% होता है। तो हम एजम्पशन लगा के चलेंगे ये 3,000 रुपए मेरा पूरा खोने वाला है, मतलब मैं पूरा लूज करने वाला हूँ इस महीने। हर महीने मैं 3,000 रुपए अगर खो भी दूं, मेरा खोने वाला है, अगर मैं खो भी दूं तो मेरा वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन में। तो अगर मैं मंथली 3,000 रुपए मेरे 50,000 से निकालूं तो मंथली बजट बनता है 3,000 रुपए और एनुअली बनता है 36,000 रुपए। इस 36,000 रुपए को मेरे को 50-50 डिवाइड करना है। क्यों? 50% मैं इन्वेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए और 50% मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा। कितना हो गया? 1,500 शॉर्ट टर्म के लिए, 1,500 लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे मेरा वेल्थ जनरेशन भी हो और मैं थोड़ा रिस्क भी लूं ज्यादा रिटर्न के लिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इस फील्ड में, तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि ये 1,500 रुपए जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए एलोकेट किया है वो पूरा खोने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। अब और एक चीज का जो ख्याल रखना है, जैसे आपने मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया है, सपोज आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि आज जो ये वाला जो सिचुएशन है इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा मुझे मिलने वाला है, लेकिन उसके वजह से आपको अपना ट्रेडिंग बजट को इंक्रीज नहीं करना है। जैसे सपोज कीजिए आज अगर मैं 3,000 रुपए इस ट्रेड में यूज किया, अगर मैं 3,000 रुपए इस ट्रेड में यूज किया तो इसका डबल होने का चांसेस है, जैसे 6,000 रुपए, मतलब इधर मेरा 3,000 रुपए का मुनाफा होने का चांसेस है, ये मेरे को दिखा। उसके वजह से मुझे अपना ट्रेडिंग कैपिटल जो है 3,000 रुपए, इसको बढ़ा के गलती से भी 6,000 रुपए या उससे भी ज्यादा नहीं करना है, उसको 3,000 में ही रहना है, जो बजट मैंने पहले फिक्स किया था एज पर माई एनुअल इनकम। अगर इसको आपने बढ़ा दिया और अगर उस दिन आपका लॉस हो गया तो आपका पूरा मेंटल कंडीशन प्रॉब्लम में आ जाएगा, जिसके वजह से आप लगातार रिवेंज ट्रेडिंग करते जाओगे और उस साइकिल में आप फंस जाओगे। अब क्योंकि हमने बजट के बारे में समझ लिया है तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है एज। ये आपने सुना ही होगा, हर एक इन्फ्लुएंसर के वीडियो में आपने शायद से देखा होगा कि एक एज होना बहुत ही जरूरी है। अब ये एज क्या है इसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। एज क्या है कि आप एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हो आपके मार्केट जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, या फिर आपने जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से आप एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हो। उसको बाद में आप बैक टेस्ट करते हो। बैक टेस्ट कैसे करते हो? पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल डेटा या फिर जितने साल आप चाहो उतने साल का हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर आप बैक टेस्ट करते हो। बैक टेस्ट के करने के बाद आपका एक रिजल्ट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिजल्ट्स आता है, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्स ड्रॉडाउन। ये आपको कैसे मिलेगा? कुछ बैक टेस्टिंग वेबसाइट्स हैं जो कि पेड होता है, उसमें अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलता है मैक्स ड्रॉडाउन, जो कि अगर आप
सेल्फ बैक टेस्ट करोगे तो उसमें शायद ये चीज आपको ना मिले, और अगर मिले भी ये डेटा तो बहुत समय लग जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव वे होता है, कंप्यूटराइज्ड बैक टेस्ट से आपको ये डेटा इजीली मिल सकता है। अब ये जो एज है जिसको आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और बैक टेस्ट करके देख लिया है, इसको पूरे डिसिप्लिन से, फुल डिसिप्लिन से आपको फॉलो करना है। लेकिन ये कैसे संभव है? आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में जाके उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट कर देना है, जिससे वो कंप्यूटर आपका ट्रेड्स ऑटोमेटिकली लेता रहेगा, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही कम होगा, जिसके वजह से फुल डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा आपके पूरे सालाना जितना आपने ट्रेड्स लिया है। लेकिन अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के अगर आप उसको खुद फॉलो करोगे तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो मनी है वो आपके आंखों के सामने, क्योंकि आप ट्रेड लेते हो, आपके आंखों के सामने अप डाउन ऐसे होता रहेगा। तो जैसे ही आपको नेगेटिव में दिखेगा, आपका मन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपने पहले बनाया था उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। सपोज आपने एक्सपेक्ट किया था आज 3000 प्रॉफिट होगा, लेकिन आपने काम के बीच में एक मौका मिला आपका पोर्टफोलियो देखने का, उसमें 6000 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है। आप बोलोगे आज तो मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, ये 6000 9000 तक भी जा सकता है, तो क्या करूंगा, मैं होल्ड करूंगा। तो आप जब फिर से अपना काम करने लगे, उसको होल्ड करके रख दिए, तो वो 6000 से सपोज 7000 गया, उस 7000 से फिर से आपका 2000 आ गया। मतलब आप जो 6000 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा था वो अभी 2000 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा था। तो अगर ये कंप्यूटराइज्ड होता तो वो 3000 रुपए में ही एग्जिट कर जाता, लेकिन क्योंकि आपने होल्ड किया, आपने थोड़ा सा ग्रीड दिखाया, तो वो 2000 में आपको शायद बुक करना पड़े। फिर आप बोलोगे कि अरे बाप रे 2000 आ गया, 2000 में ही बुक कर लेता हूँ, नहीं तो ये भी चला जाएगा। सेम ये ऑपोजिट साइड में भी हो सकता है। आपका मैक्सिमम लॉस आज लेना था 2000 रुपए, लेकिन आपने देखा कि आज मार्केट में पोटेंशियल है, आज ये मेरे को प्रॉफिट लाके दे सकता है। तो आपने क्या किया, वो 2000 रुपए प्रॉफिट में, वो 2000 रुपए लॉस को बुक ना करते हुए आपने उसको रहने दिया। आपने एक्सपेक्ट किया कि वो मार्केट अभी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर उसका ऑपोजिट हो गया तो सपोज आपने बाद में खोला एंड उसमें आपने देखा कि अभी 5000 का लॉस चल रहा है, आपका हाथ उस पोजीशन को एग्जिट करने के लिए जाएगा एंड आप वो पूरा 5000 का लॉस बुक करके ही आओगे। एंड दिस इज वेयर एल्गो ट्रेडिंग विंस। एल्गो ट्रेडिंग में ये डिसिप्लिन टोटली मेंटेन रहता है, जिसके वजह से आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स दिखने को मिलता है। अब आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आएगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इतने सारे एम्प्लॉयज रखते हैं वो क्या खाली खाली बैठते हैं? नहीं, वो भी मैक्सिमम टाइम ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये एल्गो ट्रेड से ही लेते हैं। और जो एम्प्लॉयज है वो दोनों ग्रुप में बटे हैं। एक ग्रुप क्या करता है, ये जो एल्गो ट्रेडिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता है, और दूसरा जो ग्रुप है वो क्या करता है, ये एल्गो ट्रेड से जितना मेरा मुनाफा हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, उसको कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। एंड और एक उनका काम रहता है कि सपोज आपका एक एल्गो ट्रेड का स्ट्रेटेजी है, सपोज आपका स्ट्रेटेजी 1 है, ये इस हफ्ते शायद परफॉर्म ना करे, तो आपने क्या किया, ये जो मैनुअल ट्रेडर्स होता है ये क्या किया, इस हफ्ते के लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज किया, स्ट्रेटेजी 2 इन्होंने मैनुअली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे अगर ये स्ट्रेटेजी लॉस दे, सपोज ये स्ट्रेटेजी अगर 100 रुपए का लॉस दे, तो ये स्ट्रेटेजी जो 2 है ये मेरे को 80 रुपए मुनाफा लाके दे, जिससे मेरा लॉस 100 रुपए से घट के 20 रुपए पहुंच जाए। मतलब आज इस हफ्ते अगर मैं 100 रुपए का लॉस करता, इस स्ट्रेटेजी ने 80 रुपए प्रॉफिट कमा के दिया, तो मेरा टोटल लॉस हुआ इस हफ्ते का 20 रुपए। तो ऐसा तो होता है, ऐसा तो नहीं होता कि एक स्ट्रेटेजी हर मार्केट कंडीशन में काम कर जाए, तो उसके लिए एक बैकअप प्लान बना के रखना पड़ता है, जो कि शायद ये लोग मैनुअली एग्जीक्यूट भी करें। इन ट्रेडिंग, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से जितना भी पैसा मुनाफा होता है उनको थोड़ा लोअर रिस्क वाले सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे थोड़ा कैपिटल आपका ग्रो भी करे, वेल्थ जनरेशन भी हो। अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जो है एक रेशियो 1:9 रेशियो। जब भी आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने जाओगे तो एक वार्निंग आपको दिखेगा, जिसमें बोलता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, ओनली 10% ऑफ देम विन। अब इस चीज को थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। जैसे आपने सपोज आज एक ट्रेड लिया, उसमें आपने प्रॉफिट किया, तो आप उस 10% विनर्स के अंदर आ गए, लेकिन क्या वो सिर्फ एक दिन के लिए? सेम अगर आप आज लूज किया मनी, अगर आपने आज लॉस किया, तो आप उस दिन के लिए, उस सिंगल डे के लिए आप लूजर्स के ग्रुप में आ गए। ये जो है, ये डेटा किसी एक सिंगल डे का डेटा नहीं है, ये यार्डली डेटा है। अगर आपको इन 10% में आना है
तो आपको नेट प्रॉफिट, आपका जो नेट प्रॉफिट है, जो कि आप सारे चार्जेस, जीएसटी, ब्रोकरेज और इनकम टैक्स को माइनस करके जितना आपका प्रॉफिट बचता है, अगर वो सालाना पॉजिटिव में रहा तो आप इस 10% में शामिल हुए। नहीं तो तभी अगर प्रॉफिट करने के बाद भी अगर आपका नेट प्रॉफिट माइनस में गया, सपोज आपने बहुत सारा चार्जेस दे दिया, ब्रोकरेज दे दिया, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट होने के बावजूद आपका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है, तो फिर भी आपने प्रॉफिट किया, फिर भी आप लूजर्स के ग्रुप में गिने जाएंगे। तो कभी भी ये समझने की गलती मत कीजिएगा, अगर आज मैंने प्रॉफिट किया तो मैं विनर्स हुआ, अगर मैंने आज लॉस किया तो मैं लूजर्स के ग्रुप में आ गया। आपको सालाना जो नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस चार्जेस माइनस जीएसटी माइनस ब्रोकरेज माइनस इनकम टैक्स, ये अगर आपका पॉजिटिव में रहा, सो यू आर वेलकम टू दी विनर्स ग्रुप। अगर आपने ये नेगेटिव में किया तो आप लूजर्स ग्रुप में आ गए। इस छोटे से चीज को समझना इतना जरूरी क्यों था, मैं आपको समझाना चाहता था। अगर आपने प्रॉफिट किया तो आपको ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, अगर आपने लूज किया तो आपको ज्यादा दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि ये जो डेटा है ये सालाना का डेटा है। आपको साल भर में आपको विनर बनना है, ना कि एक दिन के लिए। सो आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई विल कम अप विथ अ न्यू वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, लेट्स इन्वेट।